धोखा जो बहुत ही ज़्यादा संगीन होता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से धोखा खाता है, तब उसे पता चलता है कि धोखा क्या होता है। सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। एक दूध वाला एक घर के सामने आकर रुकता है और वो उसके घर के दरवाजे को खटखटाता है, मगर अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही होती है। आधा घंटा बीत जाता है, तभी पड़ोस का आदमी बाहर आता है और वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम आधे घंटे से कोशिश कर रहे हो और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। दूध वाला भी बड़ा तंग। वो ये सोचता है कि हाँ, मैं आधे घंटे से दरवाजे को खटखटा रहा हूँ मगर किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं उनको बार बार आवाज़ भी दे रहा हूँ मगर किसी की आवाज़ नहीं आ रही। तभी पड़ोस के आदमी को थोड़ा सा शक होता है। वो कहता है कि हमें पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देना चाहिए। दूध वाला कहता है, जी साहब, आप शायद सही कह रहे हैं, हमें पुलिस वालों को बुला लेना चाहिए। वो लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं। वहाँ तुरंत पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस पहले तो दरवाजे को खटखटाती है और काफ़ी आवाज़ देती है, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। तभी पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, वो देखते हैं कि कमरे के अंदर एक औरत मरी हुई पड़ी है। वो देखकर दंग रह जाते हैं और आसपास आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि इस औरत को क्या हुआ। तभी पड़ोस का आदमी बताता है कि इस औरत का नाम गीता है और इसके पति का नाम राम किशोर है। वो कहते हैं, इसका पति कहाँ गया है? कहते ये तो हमें नहीं मालूम, मगर वो पास ही की कोई फैक्ट्री में काम करता है। वो लोग पुलिस वाले पता करके तुरंत उस फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि 2 दिन हो गए हैं, राम किशोर तो यहाँ पर आया ही नहीं है काम करने के लिए। तभी पुलिस वालों को पूरी तरह से राम किशोर के ऊपर शक हो जाता है। राम किशोर, जिसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, पुलिस लगातार उसे ढूंढती ही जा रही थी, मगर राम किशोर की कोई जानकारी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता जाए। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की है, जहाँ पर एक व्यक्ति राम किशोर अपनी पत्नी गीता के साथ बड़ी ही राजी खुशी रह रहा था। वो रोजाना फैक्ट्री जाता, फैक्ट्री से घर आता और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीवन जी रहा था। गीता, जो कि घर के काम में लीन रहती थी, वो भी बड़ी ही राजी खुशी उस जीवन को जी रही थी। काफी साल हो जाते हैं, राम किशोर के कोई बच्चा नहीं होता है। तो वो गीता से कहता है कि गीता, लमसम 2 साल हो चुके हैं और हमारे कोई बच्चा नहीं है, चलो हम किसी डॉक्टर को दिखा देते हैं। गीता भी कहती है, चलिए ठीक है, हम लोग किसी डॉक्टर को दिखला देते हैं कि आखिर हमारे बच्चा क्यों नहीं होता। अब राम किशोर गीता को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां गीता की तो सारी रिपोर्टें सही आती हैं, मगर राम किशोर की रिपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत थी। डॉक्टर बताते हैं कि राम किशोर कभी भी बाप नहीं बन सकता। तो राम किशोर ये सुनकर थोड़ा टूट सा जाता है। वो लोग घर वापस आते हैं, जहाँ पर गीता उसे समझाती है कि देखो, जो होने का विधि का विधान है वो तो हो ही गया है, तो क्या हुआ, हम लोग किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। मगर राम किशोर ये मानने से इनकार कर देता। कहता है, चाहे मेरा खून हो चाहे तुम्हारा खून हो, मगर खून अपना हो। गीता कहती है, मगर ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बाप नहीं बन सकते हो, मैं तो माँ बन सकती हूँ, लेकिन हमारे बच्चा आएगा कैसे? तब वो कहता है कि इसका कोई ना कोई समाधान मैं निकाल ही लूंगा। राम किशोर काफी दिनों से परेशान था।
वो अपनी ड्यूटी जाता, ड्यूटी से घर आता, वो हमेशा परेशान बना रहते हैं। एक दिन वो फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसका दिल बड़ा व्याकुल था, वो बहुत ही उदास था। तभी उसका दोस्त रवि उससे पूछता है कि क्या बात है रामकिशोर, तुम इतना उदास क्यों? वो उसको कोई बात नहीं बताता। दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, मगर रामकिशोर लगातार उदास बना हुआ था। रवि को ये बात बहुत ज्यादा खटकती है। वो पूछता है कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम अगर कोई बात मुझे बता दोगे तो इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे तुम्हारी ये उदासी देखी नहीं जा रही है, मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त तुम खुश रहो। तब रामकिशोर रवि की तरफ देखता। वो जानता था कि रवि एक अच्छा लड़का है और रवि की अभी शादी भी नहीं हुई है, और रवि एक हट्टा कट्टा नौजवान है। वो रवि से कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। तभी रवि कहता है कि हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। रामकिशोर रवि से वो सारी बातें बता देता है। तो रवि कहता है, तो क्या हो गया, तुम किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हो। मगर रामकिशोर कहता है कि नहीं, मुझे गोद लिया हुआ वो बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अपना खून चाहिए। तभी रवि रवि कहता है कि तुम्हारे बच्चा हो नहीं सकता, तुम्हारी पत्नी तो ठीक है, मगर तुम्हें तुम्हारा खून कैसे मिलेगा? या मेरी पत्नी का खून हो, मुझे तो वो मेरा ही खून लगेगा। तो रवि उससे कहता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो रामकिशोर उससे ऐसी बात कहता है कि पहले तो रवि उस चीज को मना कर देता है। अब रामकिशोर रवि से ऐसी क्या बात कहता है, चलिए बताते हैं। रामकिशोर रवि से कहता है कि अगर तुम मेरी बीवी के साथ संभोग कर लो तो मुझे बच्चा मिल जाएगा। मगर रवि पहले तो इस बात को मना कर देता है, कहता है यार, वो मेरे भाभी समान है, मैं इस चीज को कैसे करूँगी। वो कहता है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो उसको कर दो। अगर तुम मेरी मदद वाकई में करना चाहते हो तो मेरी मदद ऐसे ही हो सकती है। रवि, जो कि एक नौजवान लड़का था, वो सोचता है ठीक है, अगर मेरे ये करने से इसका थोड़ा भला हो जाता है तो क्या है। तभी रवि रामकिशोर से कहता है कि तुम भाभी को कैसे मनाओ। तो रामकिशोर कहता है कि वो मेरे ऊपर है, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। एक दिन रामकिशोर गीता से यही बात करता है। गीता तो पहले उसे मना कर देती है कि मैं किसी पराये मर्द के साथ कैसे सो सकती हूँ, मगर उसके काफी समझाने के बाद गीता समझ जाती। वो गीता से कहता है कि देखो, रवि एक अच्छा लड़का है, वो सिर्फ हमारी मदद करेगा। खैर, गीता इस बात को मान जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि रवि रामकिशोर के घर आता है। रवि रामकिशोर के घर आता है, रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। तभी रामकिशोर रवि को गीता के कमरे में भेज देता है। वो गीता के कमरे में जाता है और वही सब करता है। अब रवि वहां से वापस आ जाता है, रामकिशोर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि मेरा काम हो गया। पूरा 1 महीना बीत जाता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। अब रामकिशोर रवि से कहता है, यार 1 महीना बीत गया, अभी भी उसके औरतों वाली चीज हो रही है, क्या बात है, मेरे बच्चा आएगा कि नहीं आएगा? तो रवि उसको बताता है, कहता है देखो, मैंने तो पूरी कोशिश करी, अब क्या दिक्कत हो, क्या परेशानी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी रामकिशोर कहता है, जैसे भी करके मुझे बस एक बच्चा दे दो। रवि कहता है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब बच्चा होना नसीब की बात है। तभी राम कुमार रवि से कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? तो रवि उससे कहता है, ठीक है, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, हो सकता है कि तुम्हें जल्दी ही एक बच्चे का पाने का मौका मिल जाए। अब राम कुमार के यहाँ रवि रोज रोज आने लगता है और रवि और गीता यही सब रोज रोज करने लगते हैं।
धीरे धीरे करके 5 महीने बीत जाते। तब राम कुमार की आंखें खुलती हैं कि मेरे पीठ पीछे लग रहा है कि कोई गलत काम हो रहा है। और वाकई वाकई में राम कुमार के पीछे गलत काम हो रहा था, क्योंकि गीता देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और रवि उसको पहली नजर में सब कुछ दे बैठता है। रवि उसको पहली नजर में देखता है, वो समझ जाता है कि कैसे मुझे राम कुमार से गीता को अपने कब्जे में करना है। वो सब कुछ करता था गीता के साथ, और गीता भी ये बात जानती थी, क्योंकि गीता ने जब शुरू शुरू में ये पूछा रवि से कि क्या बात है, तुम मेरे साथ जो भी कुछ करते हो मुझे मालूम है, और मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा हो ये भी मुझे मालूम है, तब रवि गीता को सब कुछ बता देता है। वो गीता को बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्योंकि रवि भी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए गीता भी उसे पसंद करने लगती है। गीता से रवि को वो सब सुख मिल रहा था, और रवि से भी गीता को वही सुख मिल रहा था, इसलिए दोनों एक साथ रहने की सोच लेते हैं। मगर राम कुमार को इन सब की भनक भी नहीं थी। अब 5 महीने बीत चुके हैं, तब राम कुमार को थोड़ा एहसास होता है कि मेरे पीठ पीछे कुछ गलत चल रहा है। तभी एक दिन वो रवि और गीता को ये कहते हुए सुन लेते हैं कि कैसे उन्हें राम कुमार को अपने रास्ते से हटाना है, और कैसे उन दोनों को एक होना है। तभी राम कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब राम कुमार बस इसी ताक में था कि कैसे उसे मौका मिले तो वो गीता को अपने रास्ते से हटाए। पहले तो वो बहुत सोचता विचारता है कि गीता उसकी पत्नी है, मगर वो ये सोचता है एक पत्नी अपने यार के लिए अपने पति का ही कत्ल करना चाहती है, तो ऐसे पत्नी किस काम की। वो गीता को रास्ते से हटाने के लिए बहुत से षड्यंत्र करने लगता है, और एक दिन उसे मौका मिल जाता है। वो अपनी फैक्ट्री से 2 दिन की छुट्टी लेता है, और एक रात वो गीता का कत्ल कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। वो रवि को भी फोन करता है, कहता है कि यार रवि, मुझे कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, चलो नदी किनारे खाने पीने चलते हैं। रवि उसकी बातों पे आ जाता है, और वो खाने पीने के लिए वहां पर आ जाता है। तभी राम कुमार रवि का भी कत्ल कर देता है। पुलिस, जो कि राम कुमार को कई दिनों से ढूंढ रही थी, अंत में उसको पता चलता है कि राम कुमार मेरठ में छुपा हुआ है। तभी कन्नौज पुलिस मेरठ पुलिस को इत्तला करती है कि हमारे क्षेत्र का एक बंदा आपके क्षेत्र पर है, कृपया करके उसे गिरफ्तार कर लें और हमें सौंप दें। मेरठ पुलिस ऐसा ही करती है। मेरठ पुलिस राम कुमार को अरेस्ट करती है और उसे कन्नौज के लिए रवाना कर देती है। अब कन्नौज पुलिस राम कुमार से बड़ी सख्ती से कार्रवाई करके पूछताछ करती है, जहां पर राम कुमार अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। वो बताता है कि कैसे उसने गीता को मारा, और साथ ही में उसने रवि को भी मौत के घाट उतार दिया। तब कन्नौज पुलिस कहती है कि तुमने रवि को कब मारा, उसकी तो लाश तक बरामद नहीं हुई है। तब राम कुमार कहता है कि उसकी लाश मैंने नदी किनारे दफना दी थी। कन्नौज पुलिस उससे कहती है कि मुझे उस लाश के पास ले चलो। तभी राम कुमार कन्नौज पुलिस को उस नदी किनारे ले जाता है जहां पर उसने रवि की लाश को दफनाया था। सारे सबूतों को इकट्ठा करके कन्नौज पुलिस राम कुमार पर चार्जशीट बनाती है, और उसे जेल के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारी भावनाओं से ही खेल जाए। अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग ये वीडियो किस किस शहर से देख रहे हैं,
जिससे मुझे पता चल चल सके कि ये वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। धन्यवाद। सब बातें